हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी आशीष भाटिया क्लासेस। दोस्तों, सीटी का एग्ज़ाम आ चुका है और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। सीटी जो सीटी का एग्ज़ाम है उसको सीरियसली लेना है, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे हैं वो सीटी एग्ज़ाम में मतलब पास तो हो गए थे, पर वो बाकी के एग्ज़ाम से वो देने से रहने वो वंचित रह गए थे। और आपके लिए इंडिया जीके का जो पोर्शन है वो आपके लिए एक एग्जाम बूस्ट का काम करेगा कि यदि आपको नंबर बढ़ाने हैं तो इंडिया जीके का जो पोर्शन है 15-20 सवाल आते हैं वो आपको सही करने ही चाहिए, क्योंकि बाकी के जो सब्जेक्ट्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, आपके साइंस है, जो राजस्थान के जितने सब्जेक्ट्स हैं उन सब की तैयारी है वो स्टूडेंट अच्छे से कर रहा है। और वो क्या है कि राजस्थान के जो एग्जाम्स है उनमें तो क्या रेगुलरिटी बनी रहती है, हम एग्जाम देते रहते हैं, तैयारी होती रहती है। पर इंडिया जीके का जो पोर्शन है वो आरएस है या कुछ एग्जाम्स में ही आता है, तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पे राजस्थान में स्टूडेंट तैयारी नहीं करता है। और हम T20 सीरीज लेके आए हैं आपके लिए, तो रोज है 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, जिसमें इंडियन इकोनॉमी है, आपके इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है और इंडियन हिस्ट्री है। तो 5-5 क्वेश्चन यदि हम रोज करेंगे एग्जाम तक तो हमारे 1200-1300 क्वेश्चन है वो इंडिया जीके के हो जाएंगे। और क्वेश्चन इस हिसाब से डिजाइन किए गए हैं कि आपके सारे सवाल है वो एग्जाम में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला सवाल है कि राष्ट्रीय उद्यान है और राज्यों की स्थिति पूछा गया है। एक सवाल ज्योग्राफी से हर एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यों की स्थिति से मिलान कीजिए, हमें मिलान करना है। तो देखिए, फर्स्ट है कार्बेट, जिम कार्बेट अभ्यारण्य, वो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ठीक है, कार्बेट कहाँ पे है? ये है आपके उत्तराखंड में। कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है मध्य प्रदेश में, एमपी में है कान्हा। गिर जो अभ्यारण्य वो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? ये है गुजरात में। ठीक है, गिर है गुजरात में। उसके बाद है बांदीपुर, ये बांदीपुर कहाँ पे है? ये है कर्नाटक में। कीजिए मिलान, कार्बेट उत्तराखंड, कान्हा एमपी, गिर गुजरात और बांदीपुर कहाँ पे? कर्नाटक। तो इसमें देखिए भाई, इसमें हमारे हो जाएगा फर्स्ट बी, एक ही है सिर्फ सेकंड वाला, तो इसमें हो जाएगा सेकंड राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? जूट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? ये होता है वेस्ट बंगाल में। पश्चिम बंगाल इसका क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, सफल और मीरी पहाड़ियां स्थित है, पूर्वोत्तर राज्य हैं चारों। ठीक है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम। तो इसका सही आंसर है डफल और मीरी पहाड़ियां कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल देखिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। देखिए आप गौर से इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या है कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई एग्जाम्स में ये सवाल आता है। तो हम एक बार इन चारों तटों को देख लेते हैं, किसी का भी नाम पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल देखिए कहाँ पे है? सबसे पहले तो हम देखते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ये है आपके गुजरात, तो गुजरात वाला एरिया है और आपके गोवा है, इसको बोलते हैं हम कोंकण तट। इसको क्या बोलते हैं? कोंकण तट। उसके बाद देखिए, जो कर्नाटक है आपके, कर्नाटक में एक जगह मैंगलोर, कर्नाटक और आपके ये जो केरला वाला ये यहाँ कन्याकुमारी है लास्ट में, तो इस तट को हम बोलते हैं मालाबार तट। ठीक है, यानी कर्नाटक में ये मैंगलोर एक जगह, यहाँ से लेके ये
आपके केरल और नीचे कन्याकुमारी तक का इलाका। उसके बाद देखिए ये है आपके उड़ीसा। तो उड़ीसा और जो आंध्रा का कुछ इलाका है इसको हम बोलते हैं, ये पूर्वी घाट है, पूर्वी साइड में, ये दोनों वेस्टर्न घाट पे है, इसको बोलते हैं हम उत्तरी सरकार। इसको उत्तरी सरकार भी बोलते हैं, इसको कलिंग तट भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए ये तमिलनाडु है, यहाँ पे कन्याकुमारी, और ये वाला जो पूर्वी घाट की साइड में ये यहाँ से लेके और आंध्र तक का इलाका है, इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल। कोरोमंडल तट। हमारा क्वेश्चन क्या है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट। ये देखिए ये वाला कोरोमंडल, यानी आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु, ये कौन सा हो जाएगा? कोरोमंडल तट। आगे देखिए कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? सबसे पहली चीज तो म्यांमार की लोकेशन किस साइड में है? पूर्वोत्तर राज्यों की साइड में। तो ये चारों राज्य हैं, इनकी सीमा म्यांमार से टच करती है, फर्स्ट तो ये। पर कौन सा ऐसा राज्य जिससे सबसे ज्यादा अधिकतम सीमा है वो स्पर्श करती है? तो देखिए ये है म्यांमार पूरा। ठीक है, ये म्यांमार है। तो यहाँ पे आपके मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, ये चारों राज्य है वो सीमा कर रहे हैं, ठीक है, म्यांमार के साथ। तो इसमें तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपके जो मणिपुर है उसके सबसे ज्यादा सीमा टच हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको क्या है कि एक एटलस है वो रखना चाहिए साथ में, कि भाई एटलस हमारे साथ होना ही चाहिए। और इसमें मैंने क्या मणिपुर कर दिया क्या? इसमें जो आपके मिजोरम, हाँ ये मिजोरम है लास्ट वाला स्टेट, मिजोरम है वो अधिकतम सीमा करता है म्यांमार के साथ शेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम की सीमा म्यांमार के साथ सबसे ज्यादा स्पर्श होती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटी के स्टार्ट हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन हम ज्योग्राफी के देख चुके हैं, अब है पॉलिटी के 5 सवाल। भारतीय संविधान में डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति है उसका गठन कब किया गया? डेट पूछी है, क्योंकि फैक्ट सवाल है वो सीटी में पूछे जाते हैं। सबसे पहले डेट है 13 दिसंबर 1946। ये डेट देखिए, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर को। 13 दिसंबर की जो डेट है ना वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 13 दिसंबर को नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया गया था। नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर की डेट है उसको। ठीक है, उसके बाद ये 22 जनवरी को क्या है, इसको उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। और जो प्रारूप समिति है उसकी समिति का गठन कब किया गया? इसका राइट आंसर है 29 अगस्त 1947 को। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? जो हमारा फेडरलिज्म है, संघवाद है, वो किस देश की पद्धति पे आधारित है? ये सवाल है। तो देखिए जो कनाडा है, यहां से हमने संघवाद है ये लिया है। ये जो कनाडा की पद्धति है कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये हमने कहां से लिया है? कनाडा से। ठीक है, तो कनाडा इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पे आधारित है? कनाडा की सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। वैसे देखें तो इनमें यदि देखें यूएसए से हमने मूल अधिकार लिए हैं, न्यायिक स्वतंत्रता ली है, जनहित याचिका ली है, ठीक है, तो आपके फंडामेंटल राइट है। जर्मनी का जो विमर संविधान है वहां से हमने इमरजेंसी के प्रोविजन लिए हैं आपातकाल के। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची, ठीक है, वो हम जब सवाल आते रहेंगे तो आपके सारे सोर्सेज याद होते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में, उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उद्देशिका, उसमें संशोधन कब किया गया था? ठीक है, कौन सा संशोधन किया गया था? तो इसमें देखिए ये है 42वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या है? 42वां संविधान संशोधन। इसमें भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें संशोधन किया गया था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है उद्देशिका में। वो कौन कौन से हैं? एक तो समाजवाद, एक आपके धर्मनिरपेक्षता, एक अखंडता। ये 3 शब्द है वो उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। तो देखिए अनुच्छेद जो 12 है ये हमें बताता है राज्य की परिभाषा, ठीक है। ये जो अनुच्छेद दिए गए हैं ये सारे किससे रिलेटेड है? ये है मूल अधिकार से रिलेटेड। जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार, वो हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से लेके और 35 तक क्या है? मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। तो 12 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 वो है, उसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है कि भाई राज्य क्या होता है, ठीक है। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा, क्योंकि संविधान में हम देखते हैं जगह जगह राज्य शब्द आता है, तो वहां राज्य के बारे में बताया गया है कि स्टेट होता क्या है। अनुच्छेद जो 14 है इसका संबंध किससे है? ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ये है कानून का समान संरक्षण। वो किस में है? अनुच्छेद 14 में समता का सिद्धांत बताया गया है। अनुच्छेद 13 किसके बारे में बताता है? अनुच्छेद 13 बताता है कि जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार, उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी उनको कम करने वाली विधियां क्या है कि उस मात्रा तक वो वैलिड नहीं होगी। यानी मूल अधिकारों में यदि कुछ वॉयलेशन हो रहा है तो उनको नहीं माना जाएगा, अवैध माना जाएगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 13 बताता है बेसिकली। और ये मैंने 2 ऑप्शन लिख दिए, कोई नहीं, यहाँ पे मान लीजिए आप 15 लिख दीजिए, ठीक है। तो 15 मान लीजिए, यहाँ पे 15 लिख दिया मैंने। तो 15 क्या बताता है? लोक नियोजन के अवसर विषय में अवसर की समानता। भाई जो नौकरियां है ना उसमें लोक नियोजन के अवसर में, वो विषय में अवसर की क्षमता। तो अनुच्छेद 14 क्या है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कानून का समान संरक्षण किस में है? अनुच्छेद 14 में। ये राइट आंसर हो जाएगा। होता क्या है कानून का समान संरक्षण? ये होता है कि आप ये मान लीजिए कि एक तो है, ये बताया गया है कि कानून है उसकी नज़र में सब बराबर है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, ठीक है। इस पे भी थोड़ी सी डिबेट ही है कि कई विद्वान बताते हैं कि ये हमने जो वीमर संविधान है जर्मनी का, वहां से ये चीज ली है। इसको एक नकारात्मक कॉन्सेप्ट बोला जाता है कि कानून की नज़रों में सब समान है, ठीक है। और वैसे ब्रिटेन में हम पढ़ते हैं कि ये एक नकारात्मक विचार है, कानून की नज़रों में सब समान है। भारत ने दोनों पद्धतियों को अपनाया है, एक कानून में कानून का समान संरक्षण, ठीक है, और एक कानून के प्रति समान संरक्षण, मतलब हमने यूएसए से लिया है। उसमें यह है कि भेदभाव, सकारात्मक भेदभाव है वो किए जा सकते हैं। भाई हम देखते हैं नौकरियों में आरक्षण भी देते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उनको विशेषाधिकार भी दिए गए हैं, ठीक है। तो कानून का समान संरक्षण, ठीक है, ये अनुच्छेद 14 है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, यानी न्यायिक सक्रियता है भारत में, वो किससे संबंधित है?
4 ऑप्शन है, ये भी अच्छा सवाल है। पहला है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, दूसरा है जनहित याचिका से, तीसरा है न्यायिक पुनरावलोकन से, चौथा है न्यायिक स्वतंत्रता से। तो देखिए, न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या होता है कि न्याय एक्टिव फॉर्म में सबको मिले। तो उसमें क्या होता है कि जनता की भागीदारी भी थोड़ी रहनी चाहिए कि भाई न्याय के लिए हम कितने अवेयर हैं, कितने हम जागरूक हैं। तो ये बताया गया न्यायिक सक्रियता, यानी आपको न्यायिक जागरूकता कितनी है। तो वो इसका जो बेस्ट आंसर है सबसे, वो है जनहित याचिका, जिसको हम PIL बोलते हैं। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका इसका सबसे बेस्ट जवाब है। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं, हम बोलते हैं कई बार कि PIL लगा देंगे, कहीं पे भी न्याय मतलब किसी को नहीं मिल रहा, कहीं पे अधिकारों का शोषण हो रहा है, तो क्या है, जनहित याचिका लगाई जाती है। न्यायपालिका का ध्यान उस ओर आकर्षित किया जाता है कि समाज में कुछ ऐसा इश्यू चल रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो जनहित याचिका हमारे सिलेबस में भी है और सवाल पूछे जाते हैं। जनहित याचिका है वो हमने USA से ली है। ठीक है, अमेरिका है, वहां से हमने जनहित याचिका ली है। ठीक है, और 19 इंडिया में यदि देखें 1979 में PN भगवती एक न्यायाधीश थे, जिन्होंने सबसे फर्स्ट जो PIL है वो स्वीकार करी थी। हुसैन खातूनारा वर्सेस बिहार राज्य एक मामला था, एक केस था। तो उसमें एक लेडी थी जिनको मदर ऑफ PIL बोला जाता है। ठीक है, कपिला हिरोंगिनी नाम से कुछ थी, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने सबसे पहले हुसैन खातूनारा और वर्सेस बिहार राज्य जो वाद था उसमें PIL लगाई थी। और PN भगवती जो न्यायाधीश थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने स्वीकार करी थी। तो जनहित याचिका हमने कहाँ से, USA से ली है। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या है, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक निम्नलिखित है। क्वेश्चन दिखने में आपको ट्रिकी सा लग रहा है, और एग्जाम में ऐसे सवाल आते ही आप क्या सीधा पेन चलता है आपका, और आप पूरा सवाल पढ़ते नहीं हो। ठीक है, गौर से इसको पढ़ो। यहाँ लिखा हुआ है भारतीय ब्रह्म समाज, यहाँ पे सिर्फ ब्रह्म समाज नहीं लिखा हुआ, आगे क्या है, भारतीय भी लिखा हुआ है। सिर्फ ब्रह्म समाज आता तो आपका सीधा पेन इस क्वेश्चन में भी चल रहा है कि राजा राममोहन राय कर दें, पर यहाँ लिखा हुआ है भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज क्या है कि जब ब्रह्म ये राजा राममोहन राय जी थे, इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद क्या 2 धड़ों में बट गया जो ब्रह्म समाज था। उस एक धड़े का नाम है, एक गुट है उसका नाम है भारतीय ब्रह्म समाज। और इसके संस्थापक कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन है वो भारतीय ब्रह्म समाज के क्या है, स्थापक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। कांग्रेस के अधिवेशन से भी एक सवाल 100% आएगा। तो सारे अधिवेशन है उनके सारे क्वेश्चन हम देख लेंगे, यहीं पे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसका सबसे जो इसका देखिए, भारतीय राष्ट्रीय एक मिनट में पानी पी लूं। आप देखिए इस क्वेश्चन को, सवाल आपने देख लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, सबसे पहले तो वो देखते हैं। जो दूसरा अधिवेशन है वो 1886 में, और ये कलकत्ता में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता है वो करी दादा भाई नौरोजी ने। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है, दादा भाई नौरोजी। अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में, और 1886 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है झारखंड में होने वाले उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है। झारखंड में एक विद्रोह हुआ है उलगुलान, जिसको बोलते हैं आदिवासी विद्रोह, इसको बोला जाता है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये चारों ही आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए लोग या मतलब विद्रोह है। अब इनमें देखिए, पहला है जयपाल सिंह, दूसरा है कोल, तीसरा है बिरसा मुंडा, और चौथे हैं कानू सान्याल।
तो जो उलगुलान विद्रोह है झारखंड का, ठीक है, उलगुलान, यूपीएससी में भी ये सवाल आया हुआ है और बहुत सारे स्टेट एग्जाम में, राजस्थान में भी ये सवाल इंडिया जीके में पूछा हुआ है। उलगुलान जो विद्रोह है वो संबंधित किससे है? बिरसा मुंडा। इनको भगवान बिरसा मुंडा बोला जाता है। झारखंड में ये जन्मे थे और इन्होंने क्या किया कि जो ईसाई मिशनरीज है, जर्मन ईसाई ईसाई मिशनरीज थे, उनसे प्रभावित होकर ये क्रिश्चियन बन गए थे। उसके बाद इन्होंने धर्म वापसी करी और आदिवासी समुदाय में इन्होंने बहुत सारे मतलब सामाजिक सुधार के काम किए। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भी ये खड़े रहे, तो इनको भगवान की उपाधि दी गई है, भगवान बिरसा मुंडा इनको बोला जाता है। और उलगुलान विद्रोह किससे रिलेटेड है? मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, इस सवाल को भी ध्यान से पढ़िए। प्रथम जन आंदोलन सारे महात्मा गांधी जी के ही हैं, ठीक है। सबसे पहले असहयोग आंदोलन देखते हैं। वो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1920 में। नमक आंदोलन, जिसको हम दांडी मार्च गांधी जी ने करी थी, ठीक है, इसको सत्याग्रह बोलते हैं, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942, ठीक है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया उसके बाद क्या है कि गांधी जी और मतलब कांग्रेस और जो ब्रिटिश हुकूमत थी उनका कोई समझौता नहीं हो रहा था, तो गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। विदेशी कपड़ों को मतलब बहिष्कार किया था। स्टूडेंट को बोले कि आप स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करो। जो सैनिक थे उनको बोले थे कि आप गोली मत चलाना हम पे। तो ये सारी चीजें हमने देखी। एक है नील आंदोलन, तो नील आंदोलन है, ये था नील सत्याग्रह इसको बोलते हैं, ठीक है, नील सत्याग्रह है। तो ये नील सत्याग्रह है जो, वो भी क्या है कि वो था किसानों की एक 3 कठिया पद्धति आई थी कि इसमें क्या होता था कि जो किसान है उनको एक जमीन के मतलब फिक्स एक हिस्सा कर दिया था, उस पे आपको इतनी नील की खेती करनी है। तो गांधी जी ने इस आंदोलन में भी भाग लिया था। एक मिनट, ठीक है। तो नील आंदोलन में क्या की 3 कठिया पद्धति थी कि भैया आपको किसानों को एक फिक्स खेत के हिस्से पे नील की खेती करना अनिवार्य है, तो उसमें इन्होंने भाग लिया था। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा असहयोग आंदोलन। नील सत्याग्रह वो 1917 में हुआ। पर यहाँ पे हमें जो सवाल है वो पूछ रहा है जन आंदोलन पूछ रहा है सबसे पहला, तो सबसे पहला जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन, ठीक है, ये था 1920 में। के बाद देखिए, भारत में स्थानीय प्रशासन को किसने प्रोत्साहित किया? ठीक है, भारत में स्थानीय जो स्वशासन है वो किसने प्रोत्साहित किया? ये वायस राय और गवर्नर जनरल है भारत के, तो उनके नाम बताने हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड मेयो है, इन्होंने क्या किया? वित्तीय विकेंद्रीकरण किया भारत में। और आप देखते हो अजमेर में मेयो कॉलेज, आपने देखा होगा, मेयो कॉलेज की स्थापना इन्होंने करी थी। लॉर्ड रिपन है, इनको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है भारत में, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड कर्जन देखिए, लॉर्ड कर्जन है, इनको इन्होंने भी क्या किया कि बहुत सारी इनकी पॉलिसीज है, हमें इतना डिटेल से नहीं पढ़ना। लॉर्ड कैनिंग के बारे में आपको थोड़ा सा देख लेना है क्योंकि ये भारत के प्रथम वाइसराय थे, ठीक है, प्रथम वाइसराय। और अंतिम क्या है? गवर्नर जनरल। जब कंपनी शासन था, खत्म हुआ था, तो ये कंपनी शासन के वक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम वाइसराय है, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। के बाद देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन। निम्नलिखित में से अब 5 हमने सवाल हिस्ट्री के देख लिए, अब इकोनॉमिक्स के वो सवाल है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है? सवाल बहुत गौर से पढ़ो। मैं आपको बार बार बोलता हूं जितना वक्त सवाल पढ़ने में लगाओगे उतना वक्त करने में कम लगता है, ठीक है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय के बारे में आप जानते हो
कि किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या होता है? राष्ट्रीय आय होता है। राष्ट्रीय आय की पूरी डिटेल से क्लास आप यदि देखना चाहते हैं सीईटी के लिए, तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से वहां मैंने राष्ट्रीय आय है वो पढ़ाई है, ठीक है। बाकी के भी इकोनॉमिक्स के चैप्टर है वो 1-2 दिन में सारे स्टार्ट हो जाएंगे, उनके रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए राष्ट्रीय आय में किसको शामिल नहीं किया जाता? सबसे पहला है मध्यवर्ती वस्तु, इसको तो शामिल नहीं किया जाता क्योंकि डेफिनेशन में क्या है कि समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को, तो मध्यवर्ती तो आती नहीं। फिर है अंतरण अदायगी, इसको भी शामिल नहीं किया जाता क्योंकि राष्ट्रीय आय है उसमें जो अर्जित आय है, यानी जो प्रोडक्शन के कारक होते हैं, उत्पादन के कारक होते हैं, जैसे आप देख लीजिए वो पूंजी, भूमि, आपके जो श्रम है, ठीक है। तो ये सारे क्या है कि इनको वो बताया गया कि वो भूमि हो गया, उनको उत्पादन के कारक बताया गया। तो उत्पादन के कारक जब आय अर्जित करते हैं, यानी कमा के हम जो पैसा अर्जित करते हैं, अर्जित आय, उसी को राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। और अंतरण अदायगी मतलब जो छात्रवृत्तियां हैं, पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, वो सारी क्या है? अंतरण अदायगी है, तो उनको शामिल नहीं किया जाता। फिर देखिए काला धन, काला धन को तो राष्ट्रीय आय में शामिल ही नहीं किया जाता क्योंकि काला धन कोई सरकार के पास वो सूचना थोड़ी है कि कितना काला धन है, वो एक आइडिया होता है, ठीक है। अवैध जो धन है, काला धन, उसको शामिल नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्व उपभोग हेतु उत्पादित वस्तुएं, यानी किसान यदि गेहूं उगा रहा है, खुद प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो कुछ अपने पास रखेगा और कुछ बेचेगा। पर राष्ट्रीय आय की गणना में हम स्व उपभोग हेतु उत्पादित वस्तुएं हैं वो भी शामिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना का लास्ट ईयर भी सवाल पूछा, और एक क्वेश्चन यहां से फिक्स आएगा। तो देखिए सबसे पहले इसको देखिए गौर से, समाजवादी स्वरूप को कब अपनाया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब थी? ये 51 से 56 तक, ठीक है, 51 से 56 तक थी। और इसको हम क्या बोलते हैं? हेराल्ड डोमर मॉडल, इसको हेराल्ड डोमर मॉडल बोला जाता है, ठीक है। लक्ष्य क्या था इसका? कृषि पर हम बल दे रहे थे। आजाद हुआ भारत तो सबसे पहली तो खाद्यान्न की समस्या थी, कृषि पर बल इसका उद्देश्य था। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, वो कब आई? 1961 से लेके 65 तक। अब आप सब जानते हो कि चाइना वॉर हुआ 62 में, पाक से युद्ध हुआ हमारा 65 में। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना वो असफल थी। उसके बाद 1951 से 56, उसके बाद दूसरी है वो आपके 56 थे, वो 56 से और हो गई 61 तक, ठीक है। ये सेकंड पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान। तो सेकंड पर जो पंचवर्षीय योजना है इसको बोलते हैं नेहरू महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस, जो पीसी महालनोबिस है, महान अर्थशास्त्री हैं भारत के, ठीक है, राष्ट्रीय आय के जनक भी बोले जाते हैं। तो नेहरू महालनोबिस मॉडल इस योजना को बोला जाता है। दूसरी को अवधि थी 56 से 61, 1956 से 61 तक, ठीक है, नेहरू महालनोबिस मॉडल। तो इस मॉडल में क्या, इस योजना में क्या गया, जो आपके भारी उद्योग है, ठीक है, भारी उद्योग है, वो इंडस्ट्री भारत में स्थापित की गई। आप देखते हो भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, इन सब जगह पे इस योजना काल में ही सारे विकास हुए हैं। और नेहरू जी क्या थे? समाजवादी थे। नेहरू जी की जो छवि है वो समाजवादी नेता की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका मैंने बताया अवधि 1956 से 61, नेहरू महालनोबिस मॉडल। और इसमें उद्योगों पे, भारी जो उद्योग है, अवसंरचनात्मक विकास है, उस पर ध्यान दिया गया था, ठीक है, भारी उद्योग पर विकास। इंडिया में जितने भी आप देखते हैं पुराने जो प्लांट है, छत्तीसगढ़ में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में, वो सारे इस योजना काल में हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम
और ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें निर्धनता और गरीबी पे बल दिया गया था। ठीक है, इसको डीपी धर मॉडल बोला जाता है। डीपी 5वीं को डीपी धर मॉडल। और ये इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो गरीबी या निर्धनता उन्मूलन। ठीक है, तो हमने 4 पंचवर्षीय योजना यहीं पे देख ली। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट ने परामर्श दिया कि योजनागत और गैर योजनागत व्यय के भेद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समिति ये इकोनॉमिक्स में पूछते हैं। इसका राइट आंसर है सी रंगराजन, एक है रघुराम राजन, एक है विमल जालान और एक के माथुर। तो रघुराम राजन जो समिति है उसने 2010 में एक रिपोर्ट दी थी, उसके आधार पे ये भेद है वो समाप्त किया जाना चाहिए, इस समिति ने बताया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रघुराम राजन समिति। नेक्स्ट देखिए, मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान है। अभी रिपोर्ट आई है रिसेंटली और 100% सवाल आएगा, चाहे आप खुशहाली सूचकांक देख लीजिए, चाहे मानव विकास सूचकांक देख लीजिए, एक कंफर्म सवाल यहाँ पे इकोनॉमिक्स में या करंट अफेयर से ये आएगा। तो अभी जो मानव विकास रिपोर्ट, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलते हैं, HDR 2023-24 की, इसके अकॉर्डिंग भारत का जो स्थान है वो है 134। सबसे पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, जो भारत का स्कोर है, जो मानव विकास सूचकांक है, इसमें एक स्केल बनाया हुआ है 0 से लेके 1 तक का। तो 0 से यदि हम 1 की साइड जाते हैं ना स्कोर, तो वो एक प्रगति का सूचक माना जाता है कि मानव विकास में सुधार हो रहा है। तो भारत का स्कोर जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में, वो है 0.644। तो भारत को क्या बताया गया है कि भारत मध्यम मानव विकास हो रहा है, भारत में मध्यम मानव विकास की श्रेणी में है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, ये जो मानव विकास रिपोर्ट है, इसमें जो फर्स्ट पोजीशन है वो किसकी है? वो है स्विट्जरलैंड की। ठीक है, स्विट्जरलैंड है वो फर्स्ट स्थान पे है। और अंतिम पे कौन है? अंतिम पे है आपके सोमालिया। सोमालिया, दक्षिण सूडान, ये क्या है? अंतिम पे ही रहते हैं। स्विट्जरलैंड और नॉर्वे है फर्स्ट सेकंड पे। ठीक है, सेकंड पे नॉर्वे है, में दक्षिण सूडान है वो सेकंड पे है। और भारत का स्कोर कितना है? 0.664, रैंक है 134। बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्यम मानव विकास की श्रेणी में भारत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा 134। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृत क्रांति की संज्ञा प्रदान की गई है। एक सवाल क्रांतियों से बहुत बार पूछते हैं, नीली क्रांति, हरी क्रांति, सारी। ठीक है, तो ये जो अमृत क्रांति है वो किससे है? देखिए, मसाला उत्पादन है, इससे रिलेटेड जो क्रांति है उसको बोलते हैं बादामी क्रांति। और जो बागवानी उत्पाद है इससे रिलेटेड है उसको बोलते हैं हम सुनहरी क्रांति। सड़क जो अवसंरचना है उससे रिलेटेड कोई क्रांति फिलहाल नहीं है। नदी जोड़ो जो परियोजना है, इससे रिलेटेड जो क्रांति है उसको बोलते हैं अमृत क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना से। ठीक है, तो हमने 20 सवाल ये देख लिए, और डेली जो 7 बजे है वो आपको ये 20 क्वेश्चन है वो मिलते रहेंगे, और आप तैयारी करते रहो। 1000-1200 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सीटी के एग्जाम तक इंडिया जीके के हो जाएंगे। थैंक यू।